हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 आप देख रहे हैं, रेसों से वस्त्र तक। मतलब अब आगे हमें पढ़ना है कि जो रेसे हैं उससे आगे वस्त्र कैसे बनते हैं। वस्त्र मतलब अपने जो कपड़े आप जो पहनते हैं अलग अलग तरीके से। तो मतलब हर एक जगह पे, जैसे साउथ हो गया, नॉर्थ, इस जगह पे अलग अलग तरीके से सीज़न के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो गर्मियों के सीज़न में अलग पहनते हैं, है ना। और ठंडी के सीज़न में थोड़ी मोटे कपड़े पहनते हैं और ऊनी कपड़े पहनते हैं, जिससे मतलब शरीर गर्म रहे। सो कक्षा 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा है। मतलब जितने भी जो है वो क्या है, पौधे से मिलते हैं रेशे। तो इनके बारे में बता रहे हैं कि आपने पुरानी क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो आपने यह भी पढ़ा है कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब जो ऊन बनता है और रेशम वगैरह जो बनते हैं, तो वो सभी क्या है, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और ऐसे ये बता रहे हैं कि कुछ रेशे पौधों से भी मिलते हैं और कुछ जंतुओं से भी मिलते हैं। तो जिसमें जंतुओं से मिलने वाले कुछ हो गए, जिसमें है ऊन और रेशम। रेशम जो एक चमकीला रहता है, सिल्की जिससे बोलते हैं। और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं वाले रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं। मतलब पादपों से मिलने वाले पादप रेशे और जंतुओं से मिलने वालों को जांतव रेशे। हाँ, उनको मतलब बोलते हैं कॉटन। कॉटन जो मिलती है, तो कॉटन के प्लांट रहते हैं। ऊन के रेशे और फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जो ऊन है, ये याक है ना, जो जितने भी पहाड़ी, हाँ, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे मनाली तरफ में वो मतलब पेड़ पे, पहाड़ पे चढ़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं याक। जैसे अपने यहाँ पे घोड़ा वगैरह उपयोग करते हैं, वैसे वो लोग याक के रूप में उपयोग करते हैं। भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं कौन से, ऊन के जो रेशे हैं पहले। और रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाता है। कोकून ऐसे मतलब छोटे छोटे रहते हैं, वो मतलब पौधों पे पहले क्या उनको उगाया जाता है ना। हाँ, वो मतलब कीड़े जैसे रहते हैं, उससे उससे हमें रेशम मिलता है। तो क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर में किस प्रकार से फाइबर मिलते हैं। आप मतलब पूछ रहे हैं कि ये भेड़ के उससे ऊन कैसे मिलता होगा। तो जब भेड़ के जो बड़े बड़े बाल हो जाते हैं ना, तो उनको या फिर काटते हैं या फिर मशीन से जो ट्रिमर आते हैं ना बाल को अलग करने वाले, उससे पूरे उसके बालों को अलग कर लेते हैं। सो भेड़ के शरीर से किस भाग से फाइबर मिलते हैं, मतलब बालों वगैरह से, ऊपर शरीर से। क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन से कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार में खरीदते हैं। क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर, रेशम मतलब देखा होगा जो घर पे भी कई कई बार वो ऊन लेके आते हैं अपन बाजार से बनाने के लिए, तो वो सभी चीज़ें इन्हीं से बनती हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे जांतव रेशों के बारे में, ऊन और रेशम के बारे में। मतलब ऊन कहाँ से मिलता है और जो रेशम, तो ये सभी जंतुओं से मिलते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें क्या बोलते हैं, जांतव रेशे। जांतव मतलब जंतुओं से मिलने वाले रेशे। अब जिसमें ऊन कहाँ कहाँ से मिलता है इसमें बता रहे हैं। या तो भेड़ हो गया, बकरी, याक और अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त होता है। तो ये सभी चाहें तो यहाँ पे मतलब अंडरलाइन कर सकते हैं कि हमें कहाँ से मिलता है ऊन। या तो भेड़ वगैरह, बकरी, जिनके बड़े बड़े जो रहते हैं, हाँ, बालों से ये हमें ऊन मिलता है। तो ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो भेड़ है, तो इनका जो शरीर है पूरे अभी तो ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन जब वो पूरे बाल निकल जाएंगे तो बिल्कुल पूरे पतले पतले दिखते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है।
और इन बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और ऊन रोएदार रेशों को से प्राप्त की जाती है। अब देखो इनके बड़े बाल इतने इसलिए रहते हैं, उन एरियो में, उन जो एरिया है वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। अब ऊन ज़्यादा मतलब ये जो बाल रहेंगे, यदि जितने ज़्यादा बाल रहेंगे तो वहाँ पे गर्मी बनी रहेगी, तो जिससे उनके शरीर को गर्मी मिलती रहे, इसलिए उतने ज़्यादा उनके सभी बाल रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा उन पे बाल रहते हैं, तो जिससे गर्म रहते हैं। हाँ, ये भी मतलब ठंडी जगह पे रहते हैं, तो इनके इसलिए इतने बाल रहते हैं, तो वो उनको गर्म रखते हैं शरीर को। और क्या है, जो इतने ज़्यादा इसमें बाल रहते हैं तो वहाँ पे मतलब गर्मी बनी रहती है, तो इसीलिए वो भी गर्म रहते हैं उनका शरीर, तो जो ठंडी से वो बचे रहते हैं। और क्रियाकलाप 3.1 में हम पढ़ेंगे कि अपने शरीर और बाहों के सिरों के बाहों को छूकर अनुभव कीजिए क्या आपने उनमें, अब जैसे मतलब जब भी डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर थर्मामीटर लगाता है ना, तो थर्मामीटर कहाँ लगाता है, तुम बताओ। और मुंह में भी लगाता है ना, साइड में भी लगाता है। तो ये इसलिए लगाता है क्योंकि मतलब टेम्परेचर यहाँ पे गर्म रहता है हमेशा, तो इसलिए मतलब जिससे पता चल जाए कि जो मतलब यदि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो बीमारी, यदि बुखार रहेगा तो उससे पता चल जाएगा। तो आपने उनमें से कोई अंतर लगाया होगा कि कौन से बाल मोटे हैं और रूखे प्रतीत होते हैं और तो ये इसमें ये बता रहे हैं कि अलग अलग, जैसे आप सिर के बाल देखो और स्किन के बाल, कहीं के बाल, तो ये सभी बाल जो है अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो हमारी ही तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थी तंतुरूपी मुलायम बाल। मतलब उसमें भी 2 अलग अलग प्रकार के, जैसे अपने सिर के बाल अलग रहते हैं, है ना, वैसे ही जो भेड़ों में है वो अलग अलग प्रकार के। अब जैसे दाढ़ी में क्या है, बहुत सख्त बाल रहते हैं, मतलब बहुत कड़े कड़े बाल, और अपन लोगों को भी जब दाढ़ी आती है तो मतलब यहाँ के बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कड़े रहते हैं, और जो यहाँ सिर वाले बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम रहते हैं। तो अब इसमें बता रहे हैं कि जो भेड़ के बाल हैं वो भी मतलब 2 प्रकार के रहते हैं। हाँ, तो आगे तरफ जो इसके यहाँ पे ये कड़े रहते हैं, बाकी ये पूरे त्वचा पे वो रेसे मतलब बहुत मुलायम रहते हैं। तो तंती रूपी बाल और करते तून बनाने के लिए ये रेशे प्रदान करते हैं, मतलब कौन से, त्वचा वाले, मतलब पूरे शरीर में जो रहते हैं, क्योंकि इनसे क्या है, मतलब रेशे निकलते हैं जो ऊन बनाने में उपयोग हो जाते हैं, तो इसलिए इनको उपयोग करते हैं क्योंकि ये मुलायम रहते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप ऐसे भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है, और जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होते हैं तो इनका चयन किया जाता है। कैसे, मतलब जिनके शरीर में यदि सिर्फ मुलायम रहेंगे तो उससे अपन ऊन बना सकते हैं, और जिसके यदि कड़े रहेंगे बाल तो उससे ऊन नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए मतलब बहुत सारे भेड़ों में से ऐसे सिलेक्ट कर लिए जाते हैं जिसके मुलायम बाल रहते हैं। जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों उन्हें हम चयन किए जाता है, और तंतु रूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। मतलब एक ये इनको सिलेक्ट करने की एक जो प्रक्रिया है इसे हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, जिससे मतलब इनको क्या है, भेड़ों को हम और सिलेक्ट कर लें तो पता चल जाए कि कौन से जो है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जिनका हम ऊन ले सकते हैं। सो हम इंग्लिश में बात करते हैं। फाइबर्स टू फैब्रिक। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। यू ऑल्सो लर्न दैट वुल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। मतलब हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो वुल है और सिल्क है ये सभी एनिमल्स से मिलता है। वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्लीस ऑफ शीप और यार्क। मतलब जो फ्लीस बोलते हैं हेयर्स से मिलता है, शीप के या फिर यार्क से। सिल्क फाइबर
कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, मतलब एक जो सिल्क कोकून रहता है उससे हमें सिल्क मिलता है। एंड डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी ईल्ड्स फाइबर्स, और फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, मतलब उसके हेयर से, स्किन वाले से। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट टू नीट स्वेटर, और स्वेटर बनने के लिए जो यून करते हैं, खरीदते हैं, वो सभी भी जो है इन सभी से मिलता है। हाँ, ये पहाड़ों पे पाए जाती हैं। सो इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स फाइबर्स हैं, एनिमल से मिलते हैं, जैसे इसमें वुल हो गया और सिल्क, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वूल है जो हमें, वो कहाँ से आता है। तो वूल हमें या तो शीप से मिल सकता है, गॉट से, या फिर याक से, और कई अलग अलग एनिमल से मिल सकता है। और ये जो वूल है, दीज वूल्स यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर्स ऑन देयर बॉडी, मतलब जो बॉडी पे, जो वूल्स की जो बॉडी पे जो एनिमल्स हैं, जिसमें शीप हो गए, गोट हो गए, इन सभी के जो स्किन पे जो हेयर रहते हैं, उन सभी से हमें वूल मिलता है। एंड डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट और हेयर्स, मतलब पूछ रहे हैं कि और जो एनिमल्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, गोट हो गया और याक हो गया, शीप, तो इन सभी के जो स्किन पर मतलब बहुत ज़्यादा बाल क्यों रहते हैं। तो इसका कारण इसलिए रहता है क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब ठंडे प्रदेशों में पाए जाने के पार वहाँ पे की जो जलवायु है वो भी मतलब ठंडी रहेगी, तो ठंड से बचने के लिए उनके जो मतलब हेयर बहुत ज़्यादा थिक रहते हैं और मतलब बहुत मोटी लेयर में चढ़े रहते हैं, जिससे और ठंड से उनको बच सकें। सो ये रीज़न रहता है कि जो ठंडे प्रदेशों में जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी के ऊपर मतलब बहुत थिक लेयर की जो है हेयर की वो चढ़ी रहती है। फील द हेयर ऑन योर बॉडी, आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड, मतलब अलग अलग पार्ट में अपन बॉडी के जो देखेंगे तो अपने हेयर के बाल हो गए और स्किन पर, तो इन सभी में फ़र्क दिखता है। हेयर के जो है, ये वाले जो हेयर हैं हेड पर, ये थोड़े मतलब रेशमी रहते हैं, मतलब मुलायम रहते हैं, और जो बियर्ड में जो बाल हैं वो थोड़ी से मतलब हार्ड रहते हैं। सो इसमें पूछ रहे हैं कि जब आप देखेंगे तो अलग अलग जो अपनी बॉडी पे भी अलग अलग तरीके से जो बाल मिलेंगे, उसी प्रकार से लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म विथ फ्लीस एंड द कोर्स बियर्ड हेयर्स एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, मतलब जो शीप्स हैं, भेड़ हैं, उन सभी में भी दो प्रकार के जो है हेयर रहते हैं, जिसमें मतलब एक तो बियर्ड में हो गए वो थोड़ी हार्ड रहते हैं, और जो उनके स्किन के ऊपर रह गए वो सॉफ्ट हेयर रहते हैं। तो इन सॉफ्ट हेयर का उपयोग किया जाता है वूल बनाने के लिए। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल्स, और जो ऊन बनाने के लिए इन सभी फाइन हेयर्स का उपयोग किया जाता है, जो सॉफ्ट रहते हैं। एंड सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर्स and their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft hairs, मतलब जो इनमें जो शीप्स हैं, इन सभी का मतलब पहले चयन किया जाता है या फिर इनको सिलेक्ट किया जाता है, जिससे उनके बच्चे भी है जो केवल सॉफ्ट हेयर देने वाले हों। तो ये सभी एक प्रोसेस की जाती है जिससे जो हमें सॉफ्ट हेयर देने वाले वो है बेबीज ही मिले। So their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hairs. This process for selecting parents for obtaining a special character in their offspring, such as soft under the hair sheep, is termed as selective breeding. और इसे हम मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मतलब सेलेक्ट किया जाता है जो पेरेंट्स हैं, तो जो जिसके सॉफ्ट हेयर रहेंगे उनको सेलेक्ट किया जाता है, जिससे उनके जो बर्थ देंगे वो भी, उनके जो बच्चे हैं वो भी सॉफ्ट हेयर दें, जिससे मतलब हमें आसानी से वूल मिल सके। तो इसको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी बोलते हैं।
और हिंदी में यदि बात करें तो इसको हम कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। अब देखो वर्णात्मक प्रजनन का मतलब क्या होता है, जैसे हम पहले जो भेड़ इकट्ठे कर लेंगे जिनके मुलायम हेयर रहेंगे, यदि उनके मुलायम हेयर रहेंगे तो उनके बच्चे भी मुलायम हेयर देंगे, मुलायम बाल देंगे, तो उससे हम आसानी से ऊन इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो उनको इकट्ठा हम करते हैं मुलायम बालों वालों को, तो इसको हम मतलब चूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग और इंग्लिश में बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। ये वर्णात्मक प्रजनन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब इसमें अपन सिलेक्ट कर रहे हैं ना सॉफ्ट, हाँ सॉफ्ट हेयर वालों को, सो इसे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। ये यहाँ पे दिए हुए हैं घने वाले भेड़। इसमें अब ऊन प्रदान करने वाले और भी हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। सो इसमें जैसे इसमें बता रहे हैं हमारे देश में विभिन्न भागों में अनेक नस्लें पाई जाती हैं। मतलब भेड़ों, जैसे भेड़ है ना, नस्ल का मतलब हो गया अलग अलग तरीके से। अब जैसे गाय अपने यहाँ पाई जाती है, एक देसी गाय पाती है और एक विदेशी बोलते हैं ना, एक सफ़ेद कलर की रहती है उसे देसी गाय बोलते हैं, और थोड़ी ऐसे भूरे कलर की तो उसे अपन विदेशी गाय बोलते हैं, मतलब हाँ जर्सी गाय बोलते हैं। सो ऐसी भेड़ों में अलग अलग तरीके से मतलब प्रजातियाँ पाई जाती हैं, नस्ल बोलते हैं। तो भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, हाँ इस सभी के अलग अलग पाए जाते हैं। तो भेड़ों की ऊन ही एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ही ऊन से होती है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है जो ऊन मिल रहा है वो सिर्फ भेड़ से मिलता हो, तो और भी अलग अलग जो जंतु हैं उन सभी से भेड़ जो ऊन है वो मिलता है। तो अपन को मतलब जो नॉर्मली जो ऊन मिलता है वो सभी क्या है, भेड़ों से ही मिलता है। और हाँ, तो याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। मतलब जो याक है ये सभी की जो ऊन है क्या तिब्बत में पाई जाती है। तिब्बत ये थोड़ा सा एरिया जो है वो चाइना ने घेरा रखा है, कब्जा किया हुआ है, और लद्दाख अपने यहाँ पे है, लेह और लद्दाख अपने यहाँ पे पाए जाते हैं भारत में। सो यहाँ पे दिया हुआ है याक, इन सभी की क्या है विदेशों में भी फेमस, मतलब ऊन इनकी प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगूरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू और कश्मीर पहाड़ी क्षेत्रों में, अब ये यहाँ पे अंगूरा बकरी पाई जाती है। ये मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी जानवर पाए जाते हैं इन सभी की चमड़ी बहुत ज़्यादा मतलब मोटी रहती है, लेकिन चमड़ी के ऊपर जो है हेयर वाली लेयर है वो बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब बालों की जो है चमड़ी है बालों वाली वो बहुत ज़्यादा मोटी रहती है। और बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन की अंगूरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकटतम मुलायम बाल होते हैं। इसमें बेहतरीन शॉल बनाए जाते हैं जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। मतलब क्या है, इनकी जो है इनके स्किन के पास जो एकदम जो बाल रहते हैं वो एक बहुत ज़्यादा मुलायम रहते हैं, इतने सॉफ्ट रहते हैं कि उनका उपयोग हम किस लिए करते हैं, शॉल वगैरह जो आती है ना ठंड में उपयोग करते हैं, तो इस शॉल को हम एक अलग बोलते हैं, हाँ रेशम जैसे, तो इसको बोलते हैं पश्मीना शॉल। जिसमें ये अंगोरा बकरी, ये देखो इतने कितने बाल हैं, इसमें हेयर दिख रहे हैं इनके स्किन में। अब ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। मतलब ऊँट जो है अलग अलग क्षेत्रों में भी, तो इसके शरीर में भी बहुत ज़्यादा बाल रहते हैं, तो उनका उपयोग भी ऊन बनाने के लिए करते हैं। हाँ, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लांबा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अब देखो ये बताए हैं यहाँ पे लांबा और एल्पेका, इनसे मतलब ये कौन से दक्षिण अमेरिका में, क्यों वहाँ पे भी क्या ठंडी क्षेत्र रहता है कई जगह, तो वहाँ पे इन सभी का उपयोग किया जाता है ऊन प्राप्त करने के लिए। सो इंग्लिश में हम यदि बात करें, एनिमल्स दैट ईल्ड्स वूल, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स आवर कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में अलग अलग जो एरिया में शीप्स की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं,
सो उसके डिपेंड करता है कि जो ऊन है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो एक क्षेत्र में जो पाई जा रही है शीप उससे ही, बाकी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो तरह की जो पाई जाती हैं तो सभी का उपयोग अलग अलग किया जाता है। सो the however the fleece of the sheep is not the only source of wool, though the wool commonly available in market is sheep wool। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो ऊन जो हमें मिल रहा है वो केवल भेड़ का ही हो या शीप का हो, अलग अलग जो है जानवरों से भी मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली जो मार्केट में मिलता है वो हमें भेड़ों का ही ऊल मिलता है। सो वूल इज कॉमन इन ताइवान, तिब्बत एंड लद्दाख। मतलब जो हमें जो वूल मिलता है याक का वूल, ये या तो लद्दाख तरफ में और ताइवान वगैरह में, ताइवाट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स एंड फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो पहाड़ी क्षेत्र हो गए यहाँ पर पाया जाता है अंगोरा बकरी है, तो उससे हमें मोहेर मिलता है। और वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट हेयर्स एंड द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट्स इज सॉफ्ट, इट इज वोवन इनटू द फाइन शॉल कॉल्ड पाशमीना शॉल। और जो कश्मीर की जो गोट रहती है जो यहाँ जिसके मतलब जो जो वुल उससे मिलता है वो एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तो इससे क्या है शॉल बनाई जाती है जिन्हें हम पश्मीना शॉल भी कहते हैं, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं इनके जो हेयर रहते हैं। एंड द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल। एंड जो ऊँट हो गए हैं, ये कई कई क्षेत्रों में ऊँट का भी उपयोग किया जाता है अलग अलग तरीके से वुल प्राप्त करने के लिए। एंड लेमा एंड एल्पाका फाउंड इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो यील्ड्स ऑफ वुल। मतलब जो साउथ अमेरिका वगैरह में यहाँ पे भी अलग अलग जानवरों का उपयोग किया जाता है जिससे हम वुल ले सके, जिसमें लामा और अल्पाका ये अलग अलग जानवर हैं। सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके कुछ यहाँ पे डाउट हैं तो आप चाहे पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलेंगे हम कल नई वीडियोस के साथ। तब तक अच्छी प्रैक्टिस करो। बाय बाय।